उत्तर प्रदेश के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी वो दो नाम हैं जिसने कई दशक तक आधे से ज्यादा प्रदेश को अपने खौफ से सताया। उनके नाम में पावर था, विश्वासघात था और बदले की कहानी थी, वर्चस्व की लड़ाई थी। लेकिन इन दिनों जब मैं इनके जिंदगी के कई कहानियों से गुजरा तो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस दो आदमी से सब डरते थे वो आपस में कैसे थे भैया। क्या एक दूसरे को देखकर इनका खून खौलता था या फिर ये मिलकर अपने जुर्म का साम्राज्य फैला रहे थे। उन्नाव शहर का वो एमएलसी कौन था जिसने इन दोनों बाहुबलियों को चुनौती दे दी। कहते तो ये भी है कि यही चुनौती उनके बीच जुड़ने की कड़ी बनी। वैसे बात तो कानपुर के एक लोकल डॉन राजू गर्ग की भी होती है जो मुन्ना बजरंगी के गिरोह से था। वैसे इन दोनों की क्या कहानी है वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल मेरा खुद से था कि दोस्ती या दुश्मनी, इसलिए मैंने ढूंढने की कोशिश की क्योंकि उस वक्त तो मैं था नहीं। तो जब मैंने इंटरनेट पर कई जगह इसके बारे में कुछ खंगाला कि कैसा रिश्ता था इन दोनों के बीच, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच, तो कई जगह देखने को मिला कि शुरुआती अदावत जो है ना वो बाद में समझौते की दोस्ती में बदली। जी हाँ, समझौते की दोस्ती। देखिए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों ही उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में खेल कूद कर ही बड़े हुए और फिर राजनीति की बैसाखी पकड़ लंगड़ाने से बचे। मतलब ये कि सिर्फ अपराधी होते तो न जाने कब के ढेर हो गए होते। उन्हें तो काफी समय तक राजनीति संरक्षण ने बचाए रखा। हालांकि दोनों ही नेता होने के बावजूद भी अपराधी के श्रेणी में ही बने रहे, लेकिन उनमें फर्क था। इस फर्क को अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड से कंपेयर करूं तो मुख्तार अंसारी दाऊद की तरह डॉन वाली जिंदगी जीता था, लेकिन अतीक पठान गैंग की तरह उठापटक करने से भी बाज नहीं आता था। प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले अतीक ने अपने साम्राज्य की नींव जमीन की दलाली, रंगदारी और राजनीतिक प्रभाव से रखी थी। वहीं मुख्तार पूर्वांचल में एक ऐसे बाहुबली के तौर पर उभर कर सामने आए जिन्होंने रेलवे स्क्रैप और कोयले के ठेके में अपनी पकड़ मजबूत कर अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाई। यानी धंधे से मुख्तार की पहचान थी और धंधे से ही उनका खौफ था। शुरुआत में उनके आपराधिक साम्राज्य समांतर रूप से चल रहे थे अतीक और मुख्तार के, जहां दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में ज्यादा दखल नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी वैसे वैसे एक दूसरे के क्षेत्र में पैर पसारने का जो इनका इरादा था वो भी बढ़ा। इससे दोनों के बीच में एक ऐसी प्रतिद्वंदिता, एक ऐसी खिलाफत ने जन्म लिया जो सालों तक सतह के नीचे सुलगती रही। सतह के नीचे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी सीधे तौर पर इनकी कोई लड़ाई नजर नहीं आती है। मुझे लगा कि कुछ बातें पर्दे के पीछे रही होगी, यानी कि बहुत पहले की, जो काफ़ी मीडिया में नहीं रही होगी, इसलिए मुझे कहीं नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैंने एक सीनियर जर्नलिस्ट से भी उनके बारे में बात की, पूछा कि क्या था उनके बीच में कोई वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई थी। पर इस सवाल पर उनका भी यही कहना था कि वो सीधे तौर पर कभी लड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे को तो अपने इलाके में जगह दी। कैसे, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। बाकी जिन सीनियर जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम आशीष सिंह है और ये मोदी कनेक्ट चैनल पर पॉलिटिकल स्टोरी करते हैं। आप उन्हें भी यूट्यूब पे सर्च करके जरूर देखिएगा। बाकी हम लौटते हैं अपनी कहानी पर। तो ऐसा मान लेते हैं कि कभी शुरुआती दौर में धंधे को लेकर उनके बीच खटपट हुई होगी, लेकिन वो साथ थे। लेकिन ये साथ दोस्ताना नहीं, समझौते वाली थी। तो देखिए, उनके अवैध कारोबार अक्सर एक दूसरे से टकराते थे, जिसके कारण क्षेत्र और उनके नियंत्रण के लिए संघर्ष भी होती थी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मुख्तार रेलवे स्क्रैप और कोयले के ठेकों में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते थे। ऐसे में वो अतीक को एक संभावित खतरे के रूप में देखते थे कि हो सकता है भविष्य में वो उनके धंधे पे भी हाथ डाले, तो ये उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक ऐसा ही अतीक भी अपने जमीन के कारोबार को लेकर सोचता था। दोनों ही लगातार बदलते सदी के साथ अपने जुर्म के साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ऐसे में आज न कल एक दूसरे से खिलाफत तो होती ही। बाकी उनकी ये प्रतिद्वंदिता सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके सम्मान और रुतबे से भी जुड़ी थी।
जो उनके डर और उससे उपजे वफादारी पर खड़ा था। ऐसे में जीत या हार तो बाद की बात थी, चुनौती मिलना अपमान था। तो कहते हैं कि इससे पहले कि उनकी अदावत शुरू होती, इन्होंने बम्बैया डॉन की तरह अपना इलाका और धंधा आपस में बांट लिया और करीब 1990 के दशक के मध्य में ही उनके बीच समझौते वाली दोस्ती एक तरह से शुरू हो गई, जिसमें सिर्फ इलाका और धंधा ही नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत भी एक दूसरे के लिए बांट ली गई। तो जब मुख्तार के स्क्रैप और कोयला कारोबार में कोई बाहरी हस्तक्षेप करता तो अतीक उनके लिए दीवार बन खड़ा होता था। ठीक ऐसा ही अतीक के केस में भी होता था, उसके लिए मुख्तार था। हालांकि ऐसा होने के पीछे ना एक और कहानी बताई जाती है। बात साल 1995 के बाद की है, जब उन्नाव के एमएलसी अजीत सिंह ने मुख्तार के धंधे में दखलंदाजी की, यानी उसके रेलवे स्क्रैप और कोयला के धंधे में, जिसके बाद मुख्तार ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजीत सिंह पर हमला करवाया। उस हमले में तो वो बाल बाल बच गए, लेकिन बाद में 4 सितंबर 2004 को बर्थडे पार्टी में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि ये वारदात मुख्तार के जुर्म के गलियारों से निकलते हुए ही गई थी। फिर पुलिस की माने तो अजीत सिंह से मिली चुनौती के बाद कमजोर हुई उनकी साख और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दोनों माफियाओं ने हाथ मिला लिया ताकि कोई तीसरा उनके जुर्म के साम्राज्य पर बाहरी हमला ना करे। धीरे धीरे दोनों का ये साथ ना बढ़ता गया। फिर तो इन्होंने एक दूसरे को आपसी धंधे में भी एंट्री दे दी। अब अतीक कोयले और स्क्रैप के धंधे में भी जा सकता था और मुख्तार भी जमीन के धंधे को कर सकता था। इनकी इस मैनेजमेंट वाली दोस्ती ने न सिर्फ इनके काले साम्राज्य को बचाया बल्कि बढ़ाया भी, और साथ ही साथ बाहरी लोगों से भी बचाया, क्योंकि जब ये दोनों साथ थे तो तीसरे किसी की घुसने की हिम्मत नहीं होती थी उनके धंधे। वैसे उनके इस संबंध में कानपुर के माफिया डॉन राजू गर्ग का भी बड़ा रोल रहा। ये नाम शायद आपने क्राइम कनेक्ट पर इससे पहले नहीं सुना हो, लेकिन जिस मुन्ना बजरंगी की कई कहानी आप सुन चुके हैं, ये मेनली उसी गिरोह का सदस्य था, लेकिन उसकी वफादारी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों से थी। वो न सिर्फ अतीक के लिए जमीन के सौदों को अंजाम देता था बल्कि मुख्तार के धंधे के लिए भी उसके साथ खड़ा रहता था। कहते तो ये भी है कि यही अतीक और मुख्तार के बीच एक ऐसा ब्रिज था कि अगर इन दोनों के बीच कोई मनमुटाव होता था तो बीच में आकर यही उसे संभालता था। फिर तो अतीक से मुख्तार की ऐसी बनी कि कहते हैं मुख्तार ने ही अतीक को कुख्यात डी कंपनी से भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नेतृत्व कौन करता है? दाऊद इब्राहिम। कई कहानी आप सुन चुके हैं उसकी, और कल शनिवार को मैं उसके ऊपर एक लाइव भी लेकर आऊँगा, तो उस लाइव में भी आप ज़रूर मौजूद रहिएगा। कल दोपहर को हम ये लाइव करेंगे शनिवार को, उस लाइव में आप ज़रूर आइएगा। बाकी इस कनेक्शन ने दाऊद इब्राहिम से, जो मुख्तार ने अतीक का कनेक्शन करवाया था उसके गैंग से, उससे अतीक अहमद ने अपने आपराधिक नेटवर्क का काफ़ी विस्तार किया। पाकिस्तान से हथियार मंगवाने का भी उसे मौका मिला, जिससे उत्तर प्रदेश में उनकी ताकत और भी मजबूत हो गई। आगे मुख्तार की मदद से अतीक का गिरोह और भी खतरनाक बन गया। डी कंपनी की संसाधनों का उपयोग करके उन्होंने अपने जुर्म के ऑपरेशन को और भी मजबूत किया। लेकिन दाऊद तो देश के बाहर बैठा था। भले ही उसने खौफ और जुर्म फैलाने में उनकी मदद की, लेकिन जब कानून का डंडा चला तो सबसे पहले इन पर ही टूटी। ना इनके जुर्म की साझेदारी काम आई, ना ही डी कंपनी की सरपरस्ती। अंत में दोनों ही जेल के हो गए, और अंजाम क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कई कहानियों में आप सुन चुके हैं, और इनकी कहानियों को सुनने में अगर आपको मज़ा आता है, दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल पर तो ऐसे ना जाने कितनी ही कहानी आप ज़रूर देखिए। तो मेरे एक सवाल ने आज की इस कहानी को जन्म दिया था कि इनके बीच क्या था, दोस्ती या दुश्मनी। और जानकारी जो मौजूद थी उसके मुताबिक तो समझौते वाली दोस्ती ही थी। बाकी अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप कुछ और सोचते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि मैं लाइव पर मिलूँगा शनिवार, और हफ्ते में 3 बार मिलूँगा, हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लाइव। तो फेस टू फेस बातचीत होगी, वहाँ पर आप सवाल लिख पाएंगे और मैं उसी वक्त आपको जवाब दूंगा। तो लाइव में ज़रूर मिलिएगा। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और हमारा ये रिश्ता बना रहे। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपको मिलूंगा किसी और सफ़र में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।